हेलो एवरीवन। कल का डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत कम न्यूज़पेपर में था। तो आज और कल का मिला के देख लेते हैं क्या क्या था न्यूज़पेपर में। हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन करते नहीं है, बस न्यूज़ जो भी हेडलाइन बनता है उसको डिस्कस करते हैं। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या क्या आया है हेडलाइन में कल के 6 दिसंबर का। कल था कि इंडिया चाइना का जो इंडिया चाइना के बीच में जो भी डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर न्यूज़ बना है। ये अभी कंटिन्यूस रहेगा लगातार। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी डिटेल में उतना कुछ देखना नहीं है। जब एक्सप्लेन पेज में आएगा तो उस दिन डिटेल में देख लेंगे कि हाँ क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन के ये में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन देसपांग देसपांग नाम रखना मैपिंग परस्पेक्टिव से। देसपांग प्लेन एंड देमचोक, ये दोनों मैपिंग परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि देसपांग एंड देमचोक इनमें से कौन सा फॉलोइंग यूटी या फिर स्टेट से रिलेटेड है। तो उस समय पता होना चाहिए कि लद्दाख से रिलेटेड है। ठीक है, जो उसके बीच में चला है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हेडलाइन बना है कि इंडिया चाइना रिफ्लेक्ट्स ऑन लेसन लर्न, दोवाल एंड वांग टू मीट होल्ड टॉक सून। तो उसके ऊपर और लोग बात करेंगे। अभी तो इतना ही है, छोटा सा न्यूज़ है ये। और देखते हैं। और हाँ, एक है अभी कोई मैंने एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस किया है, 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस किया है विधेयक भारतीय वायु विधेयक। वो 90 ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट था। ठीक, तो उसको रिप्लेस किया हुआ है। हाँ, तो ये एक्ट अभी बने। एक्ट को डिटेल में कहाँ से पढ़ेंगे? ये एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे हम जब बुकलेट आएगा। बुकलेट, तो बुकलेट में जो पॉलिटी सेक्शन होता है वहाँ पे ये एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो दिए रहेगा उतना मैंने उतना जल्दी और उतना कम ज़्यादा डाटा यहाँ पे निकाला नहीं जा सकता काम का। इसलिए बस इतना मैंने कंसाइंस में रखना है कि कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्ट आया है। ठीक है, और कौन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको ये किया है, प्रपोज किया था। तो भारतीय भारतीय वायुवान विधेयक। ये बहुत हिंदी में मैंने अभी आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे भारतीय न्याय संहिता, किसको चेंज किया, आईपीसी को चेंज किया। वैसे टाइप का भी नाम मैंने थोड़ा और कल्चराइज होने के लिए ऐसा नाम अलग अलग नाम से हिंदी नाम से क्रिएट किया जा रहा है। इसके लिए भी ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा था गवर्नमेंट को कि इतना हार्ड हार्ड नाम क्यों दे रहे हो तुम कोई भी बिल का, जो प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो नाम है भारतीय वायुयान विधेयक। विधेयक मतलब होता है एक्ट। इसके ऊपर अभी देखेंगे, ये पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस किया है। और क्या है कि इंडिया में एस जयशंकर हाउस में अपना स्टैंड ले रहे थे कि मैंने इसराइल का साइड लेते हुए बोले कि कंट्रीज हैव राइट टू रेस्पॉन्ड। ठीक है, इसराइल का साइड लेते हुए बोले कि हर कंट्री के पास अपना राइट होता है रेस्पॉन्ड करने का। बट बट कांट इग्नोर सिविलियन कैजुअलिटीज। लेकिन हम ये नहीं भूल छोड़ सकते कि सिविलियन लोग को नुकसान हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने इसराइल को सपोर्ट भी किया है और क्रिटिसाइज भी किया है, ये बोल के कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एस जयशंकर ये हाउस में बोले हैं। और जो केस हुआ है नेतन्याहू पे, देखे थे 10 दिन पहले कि नेतन्याहू के ऊपर आईसीसी के में केस गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर केस गया है। तो उसमें जब पूछा गया कि इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया बोला कि इंडिया तो मैंने आईसीसी का ना तो मेंबर है और ना ही उस पर इंडिया के ऊपर कोई इस चीज का बाइंडिंग है। तो हम लोग इस चीज पे क्या ही बोले। हम मैंने आईसीसी के बारे में जानते हैं और आईसीसी हम सुनते हैं समझते हैं, लेकिन आईसीसी में ना तो हम मेंबर हैं। तो आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लो। रोम स्टेट्यूट से पावर लेता है 2002। रोम स्टेट्यूट 2002। इंडिया इज नॉट नॉट इट्स मेंबर। ठीक है, इसका मेंबर नहीं है इंडिया। यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है, बहुत कम कंट्रीज के मेंबर हैं। और बस इधर से इतना है। और और ये पटाटो उड़ीसा के साथ मैंने उड़ीसा एक्चुअली एक देखे थे, आर्टिकल 303 देखे थे, जहाँ पे बताया था कि कोई स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस की डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस की जैसे मैंने झारखंड को आलू देगा और उड़ीसा को नहीं दिया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अभी तक पोटैटो का यूपी है, सेकंड हाईएस्ट वेस्ट बंगाल है। लेकिन हुआ क्या है कि प्रोडक्शन कम होने के कारण से पूरा स्टेट में आलू का शॉर्टेज हो गया है। तो खुद वेस्ट बंगाल में आलू का शॉर्टेज है बोल के वेस्ट बंगाल बाकी स्टेट में नहीं भेज पा रहा है। झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, मोस्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल में भेजता है ये। ठीक, तो अभी नहीं भेज पा रहा है, उसीलिए उड़ीसा में पोटैटो का प्राइस बहुत हाई है। उसी के लिए हेडलाइन बना है। और इसमें से और कुछ ज्यादा नहीं, बस आर्टिकल 303 याद रखना। आर्टिकल 303 जो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना करता है सेंटर और स्टेट को। और ये राबी क्रॉप क्या होता है? विंटर में जो सो किया जाता है। ठीक है, इसका हार्वेस्ट होता है मार्च में, मार्च के आसपास। ठीक है, और एक होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कहाँ होता है? जो मानसून से पहले सो किया जाता है। और इसका
जो हार्वेस्ट होता है, अभी अक्टूबर मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है इसको। ठीक, तो ये मैंने इसी उसी के ऊपर बता रहा है कि राबी क्रॉप के बारे में मैंने क्या क्या कैसा ए गुड मानसून पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड विन, मतलब कि अच्छा मानसून भी है और विंटर भी मैंने लंबे प्रोलॉन्ग चलेगा, और लानीना फैक्टर भी है जो बता रहा है कि बम्पर हार्वेस्ट होने वाला है। तो इस एडिटोरियल में वही बता रहा है, फैक्ट डाटा के साथ लिखा हुआ है कि इतना लाख हेक्टेयर में हम लोग इतना ये लगाए हैं। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमारे लिए बस इतना मालूम था कि लानीना फैक्टर प्लस विंटर जो एक्सटेंडेड होने वाला है और मानसून भी अच्छा रहा है बोल के, इस बार का जो फसल हो रहा है, रावी क्रॉप जो होने वाला है, बम्पर होने वाला है। इसका इनडायरेक्ट मतलब कि वीट का जो प्राइस है, वीट वीट जो होने वाला है, मैंने इंडिया वीट अच्छे से एक्सपोर्ट करा, क्योंकि वीट खारिफ क्रॉप है, वीट अच्छे से एक्सपोर्ट भी कर पाएगा और कम दाम में अवेलेबल भी करा पाएगा इंडिया। और और तो हो गया, ये 6 तारीख का बस इतना ही न्यूज़ था। इकोनॉमी सेक्शन में, वर्ल्ड सेक्शन में वही साउथ कोरिया में जो अभी ये चल रहा, जो वहाँ के जो ये था, पार्टी था, जो प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर मैंने सिटीजन का चार्ज लगा है कुछ, देशद्रोह का, तो उसको हटाने का बात चल रहा है। और हाँ, ये तो साउथ साउथ कोरिया अभी टर्मोइल में, पॉलिटिकल टर्मोइल में है। ये चीज ध्यान रखना, पॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, कि कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, कूप चल रहा है कि क्या चल रहा है, पूछ रहा है, पिछले 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। साउथ कोरिया में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वैसे ही फ्रांस में भी अभी दिक्कत आ गया है। फ्रांस में क्यों क्यों दिक्कत आया है, कि जो प्रेसिडेंट है एक पार्टी का है फ्रांस में, और जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई और पार्टी का है, और ये गवर्नमेंट ये लोग फॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहता है, ये लोग लॉ वगैरह बनाएंगे। तो दिक्कत क्या है कि जो कि मैंने पिछले ही साल इलेक्शन हुआ था इनका, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट मैंने कोलिशन करके ये लोग गवर्नमेंट बनाया था, जो सरकार अभी हाल ही में गिर गया है प्राइम मिनिस्टर का, जो लेजिस्लेचर लोग का, तो उसमें फिर से प्रेसिडेंट अभी डिसाइड करे कि कौन अपना पार्टी बनाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज में रह रहा है फ्रांस। ठीक, देखेंगे 7 तारीख वाले में भी कुछ न्यूज आया है, ये 6 तारीख का मैं इतना बताया था। और और हाँ, ये कॉपर शॉर्टेज है, कॉपर शॉर्टेज का ये आया है। अब कॉपर एज ए जोग्राफिक टॉपिक की माइनिंग कहाँ होता है, क्या होता है कॉपर का, तो ये वो सब देख लेना अच्छे से, प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। कॉपर कॉपर का शॉर्टेज हो गया, कॉपर का एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है, कॉपर का पिछले बार 2022 में, 21 में कोल का शॉर्टेज हुआ था। ठीक, कोल का शॉर्टेज हुआ था, तो उसके लिए वो लोग क्या किया, यूपीएससी यूपीएससी 2022 में प्रीलिम्स में पूछा कोल के बारे में। ठीक है, फिर मेंस में भी पूछा कि कोल का कैसे कैसे क्या टैकल करना है। तो जब कुछ चीज, कोई रिसोर्स का शॉर्टेज होता है ना, तो यूपीएससी का वो फेवरेट हो जाता है। तो कॉपर के बारे में जहां भी कभी ज्योग्राफी का नोट्स पढ़ते रहोगे, वहां पे उसका डिटेल में पढ़ लेना, कितने टाइप का कॉपर होता है, उसका कॉपर का और वो क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, वो सब जान लेना। और कॉपर का यूसेज क्या क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है कॉपर, इतना जान लेना। और और इकोनॉमी पेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। हो गया, 6 तारीख का इतना ही था। 6 तारीख का, 7 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल कुछ था नहीं और आज कुछ ज्यादा है। तो देखते हैं, आरबीआई का देख रहे थे हम लोग पिछले 7 7 दिन से, कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में क्या टसल था। कि गवर्नमेंट कह रहा था कि भैया मुझे ग्रोथ चाहिए, ठीक है, जीडीपी मुझे बढ़ाना है, ग्रोथ चाहिए। कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, अगर लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। लोगों के हाथ में पैसा कैसे आएगा, कि अगर बैंक इजी लोन दे रहा है तो। इजी लोन कैसे मिलेगा, अगर आरबीआई आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो। ठीक, लेकिन आरबीआई का कंटेंशन क्या था, आरबीआई बोला कि मेरे को चाहिए इन्फ्लेशन कम। आरबीआई बोला मुझे चाहिए इन्फ्लेशन कम। कैसे इन्फ्लेशन कम रहेगा, अगर मैं लोगों के हाथ में पैसा नहीं दूं तो। ठीक है, मतलब रेपो रेट को ये नहीं करूँ तो। अगर रेपो रेट को मैंने बढ़ा दूंगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन महंगा मिलेगा। ठीक, तो ये था आरबीआई का स्टैंड। फिर क्या, आरबीआई लेकिन क्या बोला कि ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रेपो रेट को अनचेंज रखूंगा। ठीक, मैंने ऐसा नहीं, मैंने बढ़ाऊंगा भी नहीं कि कमाऊंगा भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट प्रेशर बना रहा था कि भाई पैसा दो पैसा दो। तो आरबीआई क्या किया है, इन दोनों का बीच का रास्ता क्या निकाला है, सीआरआर को कट कर दिया है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये वो रिजर्व रेशियो है जो बैंक अपना, शेड्यूल बैंक जैसे एसबीआई अपना पैसा आरबीआई को दे के रखे रहता है बिना इंटरेस्ट का। जैसे कि मैंने 4%, 4.5% था, तो उसको 0.5% कमा दिया है। ठीक है, तो सारे बैंक अपना आरबीआई को दे के रखते हैं ये पैसा। तो याद रखना कि आरबीआई आरबीआई क्या किया है, रेपो रेट कट नहीं किया है। ठीक है, रेपो रेट जो है अनचेंज रखा है, चेंज नहीं किया है, लेकिन सीआरआर को कम कर दिया है थोड़ा सा। तो इससे क्या हुआ कि आरबीआई अपना जो भी पैसा रखा था बैंक सबका, ठीक है, बैंक सबका वो पैसा बैंक लोग को रिटर्न करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में 1.6 लाख करोड़ का मैंने बैंक बैंक के हाथ में पैसा आ जाएगा। अब ये पैसा लोग अब मैंने बैंक अब लोन देने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन अभी भी जो कि रेपो रेट चेंज नहीं किया है,
तो लोन महंगा ही मिलेगा। रेपो, क्योंकि रेपो रेट डायरेक्टली लिंक्ड है जो लोन लोन गिविंग टेंडेंसी से। कैसे लिंक है? अब जब तुम अगर बेसिक्स पढ़े हो अच्छे से, तो एक्सटर्नल 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 लेंडिंग बेंचमार्क रेट एक है ELBR। उसमें तुमको मैंने RBI मैंने 2019 में मैंडेटरी कर दिया था कि तुमको अपना जो भी मैंने मैं रेपो रेट चेंज करूंगा तो तुमको अपना ELBR के थ्रू से आपको लोन देना पड़ेगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट बोला था वो चीज। तो इसी चीज के लिए अभी बीच का रास्ता क्या निकाला है कि CRR को कट किया है और रेपो रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट को अनचेंज रखा है क्यों? क्या, ताकि लोन महंगा ही रहे लेकिन इकोनॉमी में पैसा आ जाता है कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाए मार्केट में, और ग्रोथ भी बना रहे और इन्फ्लेशन भी मेंटेन रहे। तो ये RBI का स्टैंड है अभी इस बार का, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इस बार अगर जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है अगले 1-2 महीने में, वहां पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछेगा ही तुमको कि मैंने RBI चेंज किया है ये, तो इससे होगा क्या। तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि रेपो रेट बैंक रेट से रिलेटेड रहता है। बैंक रेट जहाँ पे बैंक लोन लेना इजी हो जाता है अगर रेपो रेट कम होता है तो, ठीक है। और रेपो रेट हाई होगा, इसका मतलब कि बैंक से लोन लेना महंगा होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, CRR चेंज किया है। तो CRR भी एक तरह से इंडिया मनी सप्लाई बढ़ाना ही हुआ। CRR कम कर दिया, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में। तो मनी सप्लाई की वजह से क्या हो गया कि जो बैंक है पैसा तो देगा, बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है, लेकिन जो बैंक रेपो रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलना था उसको, मैंने इंटरेस्ट पाता वो बढ़ा दिया है, ठीक। तो मैंने जो आदमी को कभी इंटरेस्ट लोन महंगा पड़ेगा, बस ये कहने का मतलब है। इतना ध्यान रखना है। आज का इंपॉर्टेंट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, न्यूज में है वो कुछ कम्युनल डिसहार्मनी हो गया है। 1991 का एक्ट है। ये क्या कहता है कि जो मैंने कभी 1947 के बाद से कोई भी टेम्पल या कोई भी रिलीजियस ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब वो मैंने उसको उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जैसे जैसे बाबरी मस्जिद उसको ये किया गया, डिमोलिश किया गया, ठीक। उसके बाद उसको हटा के राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाया गया। तो ये एक्सेप्शन था खाली। लेकिन इसके अलावा मैंने ये एक्सेप्शन 2019 में जजमेंट आया कि ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा और कोई मैंने चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज में है। किससे रिलेटेड है ये पता रखना कि 1947 से पहले, 1947 के बाद से कोई भी चेंजेस नहीं लाया जाएगा किसी भी रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये अभी चल रहा है, पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा न्यूज में है। और क्या है, और पार्लियामेंट अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो वहां पे कौन कौन सा बिल क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वो सब चीज पे है। एक दूसरे पे बहस कर रहे हैं सब। आज कुछ खास ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बिल वगैरह पास हुआ नहीं है। और देखते हैं, हाँ, ये अभी इंडिया और जापान एक सेमीकंडक्टर एलियंस ये किए हैं, ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। बस इतना ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर में इंडिया पिछले 2 साल में, पिछले लास्ट 2 ईयर में, गवर्नमेंट मैंने इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है। बहुत कुछ मैंने मैंने इंडिया में प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है गवर्नमेंट। मैंने बाहर से जो फॉक्सकॉम था, फॉक्सकॉम को अलाउ किया था इंडिया में कि इन्वेस्ट करने के लिए। फिर USA से भी बहुत सारा एग्रीमेंट साइन करके आया है, जहां जा रहा है वहां पे MOU साइन कर ले रहा है कि हम लोग सेमीकंडक्टर कैसे भी बनाना है हमें, ठीक। तो अभी इंडिया और जापान के बीच में। और सेमीकंडक्टर जब भी पढ़ोगे, अब मेंस के लिए पढ़ना इसको, मेंस के लिए कि सेमीकंडक्टर मैंने, और प्रीलिम्स के लिए क्या कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, कैसे बनता है प्रीलिम, ठीक है। मैंने उसका कौन सा, जैसे तुम बेसिक्स अगर साइंस पढ़े हो तो उसमें सेमीकंडक्टर का जो बनने का ये रहता है, उसमें तुम्हारा जैसे मेटल है, मान लो कि गैलियम, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब से बनता है सेमीकंडक्टर, ठीक। तो उसका बेसिक साइंस तुमको पता नहीं चाहिए कि सेमीकंडक्टर बन कैसे रहा है। और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो तुम एनवायरमेंट रिलेटेड, कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है PFC, पर फ्लोरोकार्बन रिलीज करता है, जो कि इटसेल्फ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक। पढ़े थे एनवायरमेंट में। तो सेमीकंडक्टर एनालिसिस का क्या क्या दिक्कत है और क्या इंडिया के पास एडवांटेज है कम्पेयर टू चाइना। तो मेंस के लिए ये इतना पढ़ना है, और प्रीलिम्स के लिए बेसिक साइंस पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, ठीक। इम्प्योरिटीज मैंने थोड़ा सा, जो प्योर मेटल में, प्योर एलिमेंट में थोड़ा सा इम्प्योरिटीज दे देते हैं, उससे क्या होता है कि जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन अलग बैंडविड्थ में, और उससे फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो ये है सेमीकंडक्टर का मैंने सेमीकंडक्टर का ऑपरेशन है। और एप्लीकेशन क्या है सेमीकंडक्टर का, जितना भी तुम डिजिटल डिवाइस देख रहे हो सब में सेमीकंडक्टर रहता है, जैसे कि टीवी डिस्प्ले हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये सब यूज होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर अब जहां से भी पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेंस के लिए भी पढ़ना और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना इसके लिए। और एक है, हाँ,
ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। अभी लास्ट में जो परसों 5 तारीख वाले में देखे थे कि ये केस गया हुआ है आईसीजे में। आईसीजे में केस गया हुआ है। आईसीजे में वहां पे क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन का ही कोई एक जस्ट मैंने ये बॉडी है, ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का ही जुडिशियल आर्म है। तो वो बता रहा है कि वहां पे केस गया हुआ है कि कौन जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। कौन कौन जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का, ठीक। और क्या एक था कि वहां पे ओपिनियन मांगा है इससे कि किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है क्लाइमेट चेंज को लेके, एंड द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए क्या उस पर मैंने एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है। अब इंडिया उस पर क्या स्टैंड लिया है वो हमको यहाँ देखना है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछेगा, तुमको मेंस में भी आंसर फ्रेम करने में इंडिया का इंस्टेंस तुमको पता ना चाहिए, कंफ्यूजन देके निकल जाओगे, ठीक। तो इसलिए जरूरी है ये कॉम्प्लेक्सिटी। अब इंडिया कह रहा है कि इंडिया का स्टैंड एक ही है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा, जो ज्यादा कचरा फैलाया है उसको ज्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और वो वार्न किया है किसको, आईसीजे को, कि तुम कोई ऐसा मैंने इसमें स्टेटमेंट मत दे देना कि जो यूएनएफसीसी का पेरिस एग्रीमेंट को ये करे, अगेंस्ट में हो जाए, ठीक। कहने का मतलब कि तुम ऐसा मत बोल देना कि हाँ ठीक है बीच का रास्ता कुछ ऐसा। तो वही यहाँ लाइन लिखा है कि जो जैसे कि ये क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब बता रहे हैं किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक। ये लोग कह रहे हैं कि किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो इंडिया वार्न कर रहा है एक तरह से आईसीजे को कि तुम कुछ ऐसा गलत स्टेटमेंट जो इसके खिलाफ हो, एग्जिस्टिंग लॉ के खिलाफ हो, वैसा कुछ मत कर देना। जो लॉ है वो ठीक है, अच्छे लॉ है, और इसके खिलाफ नहीं आना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए करके इंडिया वार्न कर रहा है। इंडिया ऑल्सो रेज द इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, और इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस जो कॉप हुआ था 29 बाकू में, उसके लिए भी इंडिया रेज किया है आवाज। और क्या, $300 बिलियन ईयर फ्रॉम 2035 वॉज टू लिटिल टू डिस्टेंस। मतलब कि अब बात हुआ था कि पहले 2025 से पैसा देना था, ठीक है, थ्री ट्रिपल करना था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री क्या किए, उसको 235 2035 तक से स्टार्ट देंगे 300 बिलियन। ये मेन कंसर्न है इंडिया का, माने ग्लोबल लेवल पे, ऑन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और क्या, अब एक गवर्नमेंट आईडी जो फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, ठीक है, फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, जहाँ पे सारे फार्मर को एक डिजिटल आइडेंटिटी दिया जाएगा उसी के ऊपर, ताकि उसी से स्कीम का सारा जो भी इंसेंटिव वगैरह है भेजा जाएगा। उसमें वही बता रहा है कि जो गुजरात गवर्नमेंट है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट टू हिट 25%, मतलब अपना जो स्टेट के 25% फार्मर को वो ऑलरेडी ये कर चुका है। और देखते हैं क्या है। हाँ, ये एक प्रगति पोर्टल है, ठीक है। ये पोर्टल बहुत पुराना है, 2015 का पोर्टल है, लेकिन इसका जो खासियत है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी डिजिटल इंडिया टॉपिक आएगा, डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया जीएस पेपर 3 उसमें आएगा डिजिटल वाला, तो वहाँ पे ये पोर्टल को मेंशन करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। उसके लिए कुछ एग्जांपल भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हूँ मैं, कि प्रगति प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये जीएस पेपर 2 में भी एग्जांपल आ सकता है गवर्नेंस का, जब बात आएगा एग्जांपल देने का, कि कैसे गवर्नमेंट माने गवर्नेंस के रूप में कैसे गवर्नमेंट ये कर रहा है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। 2015 का पोर्टल था ये। करता क्या है ये, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितना भी मैंने लीडरशिप जो भी जरूरत है, कंबाइंड लीडरशिप विद वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट, डाटा भी प्रोवाइड कराता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि एक डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉपर डायरेक्शन में जा सके। और कितना प्रोजेक्ट खत्म हुआ है उसके ऊपर, तो फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोजेक्ट था चेनाब ब्रिज, जो जम्मू एंड कश्मीर का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। मतलब हाईएस्ट वर्ल्ड का रेल ब्रिज, यानी कि चेनाब, इससे गहराई जो है, डेप्थ है, वो हाईएस्ट मैंने लैंड ब्रिज, सॉरी ब्रिज हो गया, रेल ब्रिज हो गया ये, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस का है, ठीक है, वर्ल्ड का इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेनाब पे बना हुआ है, चेनाब रिवर पे। तो ये बोगीबिल ब्रिज आसाम में जो है, ये दोनों प्रोजेक्ट का क्या हाल था कि मैंने पहले से प्रोजेक्ट ये हो चुका था कि बनना है, लेकिन कुछ भी इस पे एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन विद इन 3 ईयर, मैंने जब ये प्रगति पोर्टल आ गया, तो 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को बहुत भारी, मैंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर ऑफ कमिंग अंडर रिव्यू प्रगति, मैंने प्रगति के जब रिव्यू में आया, प्रगति पोर्टल पे जब इसके बारे में डिटेल डाला गया और इसके ऊपर जब डिसीजन मेकिंग लिया गया, तो 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट खत्म होकर रेडी हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है कि कैसे मैंने डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एडिटोरियल हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन बेसिक जो था उसका क्रक्स वो मैं बता दिया हल्का सा, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। फिर वही साउथ कोरिया वाला जो देखे 6 तारीख को जो था, वही सेम चीज आज आज उसको इम्पीचमेंट करने वाला है उसका जो ये का। और और
कुरम कुरम एक जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट है शायद। ये कुरम याद रखना मैपिंग के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी सिविल वार टाइप कंडीशन है, माने अपने में लड़ते रहता है सब। बाकी इसराइल और पैलेस्टीन का तो चल ही रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। हाँ, इंटरेस्ट रेट सीलिंग। अभी आरबीआई का मीटिंग हुआ था, एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो उसमें कुछ चेंजेस लाया है आरबीआई, ठीक है। तो एक क्या बोला है कि जो जो कि पैसा बाहर ज्यादा भाग रहा था, ठीक है, तो आरबीआई क्या बोला कि एक होता है कि फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, जो एनआरआई इन्वेस्टर हैं, उनके लिए उनके लिए आरबीआई क्या किया है, एक इंटरेस्ट रेट, मैंने उनके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देगा बोल के उनको ये दिया है, नोटिफिकेशन दिया है। इससे क्या होगा, जो एनआरआई होंगे वो ज्यादा पैसा इंडिया में मैंने लेके नहीं भागेंगे और रखे रहेंगे लंबे समय तक। मैंने पहले था कि एफसीआई डिपॉजिट ऑफ 1 ईयर टू लेस देन 3 ईयर मेच्योरिटी एट रेट नॉट एक्सीडिंग द सीलिंग ऑफ द। कह रहा है वही अल्टीमेटली कि हमको कैसे भी एफपीआई को जो रोकना है बोल के हम कुछ फॉरेन करेंसी टर्म डिपॉजिट में चेंजेस लाए हैं। और ये चेंजेस है कि एनआरआई को इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा और वो लंबे समय तक भी पैसा यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये बोला है इसमें आरबीआई। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बोला है कि इंडिया रिजर्व बैंक हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस, अब ये प्रपोज क्या किया है आरबीआई, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू बेंचमार्क, नया बेंचमार्क सेट करने वाले, बेंचमार्क बने रखेंगे कुछ, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। मैंने एक ऐसा मैंने ये बना देंगे रेट, एक नया रेट क्रिएट करने वाले हैं, SORR करके रहेगा। अभी तक ये प्रपोज किया है, किस पे जब फाइनलाइज हो जाएगा फिर न्यूज में आएगा। सिक्योर्ड, जहाँ पे जैसे कि यूज कहाँ पे होगा ये सिक्योर्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में यूज होने वाला है ये। जो मार्केट कैपिटल मार्केट हम देखे थे ना, कैपिटल मार्केट कहीं पे बताया हूँ मैं इससे पहले न्यूज में। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से देख लेना। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म मनी रहता है कि मैंने कुछ 1-2 दिन या 10 दिन, 1 साल से अंदर का। और कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर का भी कोई लेन देन रखना रहता है, पैसा लेना रहता है मार्केट से, जो कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक। डेरिवेटिव डेरिवेटिव मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो वहीं पे कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक पैसा लेना देना हुआ, उसके लिए एक बेंचमार्क रहेगा, ओवरनाइट रुपी रेट, ठीक, उस पर लेंगे। और इसके अलावा जैसे इसी टाइप का एक और है, सॉरी, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। ये ओवरनाइट बोलने का मतलब है कि 1 या 2 रात के लिए, मैंने कुछ कुछ ही दिनों के लिए। तो लग रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट में कुछ ऐसा प्रोविजन लाने वाला है जो कुछ ही दिन के लिए रहेगा, मैंने कुछ दिन के लिए पैसा को अगर लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ये प्रोविजन है, देखते हैं ये जब डिटेल में ओपन होगा ना, डिटेल में जब आएगा एक्सप्लेन पेज में, तो उसमें डिटेल में करेंगे। अभी बस खाली प्रपोजल दिया है कि इस टाइप का बेंचमार्क लाने वाले हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में ओवरनाइट के लिए लोन दिया जाएगा। फिर क्या बोला है कि कोलेटरल फ्री लोन मैंने प्रोवाइड जो करेंगे उसका रेंज बढ़ा दिया है। कि पहले क्या था, क्यों बढ़ाया है वो देखो, एग्रीकल्चर का इनपुट का दाम बढ़ चुका है और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले मान लो कि 1 लाख लोन मिल रहा था, तो इतना में सामान बहुत आ जाता था, ठीक। इनपुट कॉस्ट कम था और इन्फ्लेशन भी कम था, तो सामान बहुत आ जाता था। और अभी क्या है कि उतना ही 1 लाख रुपए जाएंगे तो आधा सामान मिल रहा है, ठीक। इसलिए गवर्नमेंट क्या सोचा, आरबीआई क्या सोचा कि जो कोलेटरल फ्री लोन है उसका बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर देते हैं, ठीक। फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख कर दिया है गवर्नमेंट। कि कोई भी फार्मर है तो वो मैंने बिना बिना जमीन गिरवी रखे हुए, बिना कुछ गिरवी रखे हुए 2 लाख लोन ले सकता है बैंक से। और क्या है, एआई सॉल्यूशन टू प्रिवेंट मिटिगेट डिजिटल फ्रॉड एंड इनोवेटिव एआई मशीन लर्निंग म्यूल हंटर, एक नाम बनाया है, एक मॉडल बनाया है म्यूल हंटर। म्यूल म्यूल अकाउंट को ये करेगा, चेक करेगा। म्यूल अकाउंट बोलने से मतलब क्या है कि म्यूल मतलब कि ये वो आदमी है वो आदमी का अकाउंट है जिसको पता ही नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। और तीसरा आदमी इसको, मैंने वो कह रहा है कि 10,000, जो अनपढ़ है ये, इसको 500 रुपये दे देता है और इसके अकाउंट में पैसा मंगा के रख लेता है। तो म्यूल, इसको आइडिया ही नहीं कि इसके अकाउंट से क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। तो उसी को हंट करने के लिए कुछ डिजिटल एआई सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया है कौन, आरबीआई। ये है इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पेज का। फिर वही बताया कि कॉपर शॉर्टेज था, तो अब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये बोला है कि दिसंबर से शॉर्टेज जो है, दिसंबर से फिर से सारा अवेलेबिलिटी हो जाएगा बोल के, नो शॉर्टेज एक्सपेक्टेड बाय मिड दिसंबर। दिसंबर से शॉर्टेज का कोई ऐसा ही इशू नहीं रहेगा। कॉपर शॉर्टेज हो रहा है मतलब कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना कि कॉपर इंडस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बोला वैसे कॉपर इंडस्ट्री का डिटेल पढ़ लेना। अब क्या है, कोलैप्स ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट मींस, कोलैप्स का मैंने जो लेजिस्लेचर वाला बॉडी था पीएम का, इसका फ्रांस का, ठीक है, वो कोलैप्स हो गया, ठीक, कोलैप्स हुआ। तो व्हाट हैपेंस नाउ, अब उसमें क्या होगा, तो मैं बताया था कि एक प्रॉब्लम ऑफ कोहिबिशन
होता क्या है, ये एक पॉलिटी का टर्म है, जहाँ पे जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एक पार्टी का होता है, और जो पार्टी का जो एक लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो एक पार्टी का होता है, जैसे कि पीएम, अलग अलग पार्टी का दोनों। ठीक, तो इसको बोलते हैं कोहैबिटेशन। और ये एग्जाम्पल है इसका फ्रांस। फ्रांस में ऐसा ही है कि एक पार्टी का होता है हेड, और लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो कोई और होता है, कोई और पार्टी से होता है। ठीक, तो वहीं पे जो पीएम का जो ये था, सरकार गिर गया है इसका, और प्रेसिडेंट वही मैक्रोन है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव वाला भूमिका है ये। तो अब बात हो रहा है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसको जिताना, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर चल रहा है। तो प्रॉब्लम ऑफ कोहेबिटेशन, कोहेबिटेशन का मतलब याद रखना, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रहता है एक पार्टी का, और जो पीएम होता है, लेजिस्लेचर जो होता है, वो एक पार्टी का होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एक पार्टी का होगा, प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का होगा, अलग पार्टी का होगा। ठीक, ये है प्रॉब्लम ऑफ कोहिबिटेशन, ये अभी चल रहा है फ्रांस में। इतना ही इसमें से क्रक्स में से ध्यान, तुम्हारे जो काम का है इतना ही ध्यान रखना है। बाकी एक बार यूपीएससी 2023 में प्रेसिडेंट, सॉरी, फ्रांस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछ चुका है। ठीक है, कैसे मैंने इलेक्ट होता है बोल के पूछ चुका है मेंस में। हाउ सुप्रीम कोर्ट हियर केसेस, अब ये मैंने बेसिकली कैसे प्रोसीजर क्या है, कैसे केस लेता है, उसके ऊपर डिटेल में इसमें से काम का चीज निकालना बहुत, मैंने बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह दिए हैं ये सब, लक्ष्मीकांत में भी स्टैटिक पार्ट का ही कीवर्ड्स है। एसएलपी क्या होता है, स्पेशल लीव पिटिशन, कैसे काम बढ़ता है इन लोग में, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टैकल पेंडेंसी, क्या पॉलिसी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पेंडेंसी टैकल करने का, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। उतना खास मैंने कुछ काम का नहीं लगा बोल के मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कौन सा चीफ जस्टिस कैसे कैसे बिहेव किया है। अब अल्टीमेटली ये जुडिशरी का ही जो वर्किंग है पिछले 10 समय या फिर कुछ भी समय में, उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फेंगल साइक्लोन आया था तमिलनाडु में, हिट किया था। तो ये स्पीड इसका कम था, किससे कम था, इनफैक्ट दाना से भी कम था। दाना बोलने से जो अभी अक्टूबर में जो आया था उड़ीसा में, इससे कम था। लेकिन इसका डिस्ट्रक्शन रेट हाई था, बर्बाद, सामान को बहुत बर्बाद किया। कारण क्या है उसका, कि जो फेंगल था, वो लैंड हिट करने के बाद, लैंड पे जब हिट किया, तो उसके बाद उसका स्पीड जो था ना, मोमेंटम, वो स्लो नहीं हुआ, उतना ही स्पीड में चलते रहा वो। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के होने की वजह से ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अभी तक का उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट साइक्लोन जो है सुपर साइक्लोन, 260 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेकंड में था 215 किलोमीटर का फाइलिन, जो 2013 में आया था। और जो अम्फन 2020 वाला, ये 185 किलोमीटर पर आवर का था। तो ये 3 साइक्लोन ध्यान रखना उड़ीसा प्रीलिम्स के लिए, कि कौन से साल में आया है, और मैंने किस टाइप का साइक्लोन था, कि स्पीड क्या था। मैंने स्पीड नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी कितने टाइप का साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म, जो इतने इतने स्पीड में आएंगे। फिर सीवियर साइक्लोन, 117 किलोमीटर तक का रेंज में रहता है। और वेरी सीवियर साइक्लोन, 118 से 221, 118 से 221। तो ये जो था फाइलिन, फाइलिन क्या था, सीवियर साइक्लोन में था, वेरी सीवियर साइक्लोन में आता था। लेकिन सुपर साइक्लोन अभी तक एक ही है उड़ीसा में जो आया है, वो 2019 में आया था। ठीक, साइक्लोन का भी कैटेगरी है। अब हो गया, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।